नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहेवियरल साइंस अप्रोच के बारे में। ये हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की दूसरी थ्योरी है और कह सकते हैं लास्ट थ्योरी है। और इससे पहले के वीडियोस में हमने क्लासिकल थ्योरीज की तीनों थ्योरीज देख ली थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और आपका ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। इससे पहले का जो जस्ट प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट यानी कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के बारे में देखा था। वो हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी की पहली थ्योरी थी और ये हमारी लास्ट थ्योरी है, ये दूसरी थ्योरी है। ठीक है, तो हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो इसीलिए जो हमारी आज का जो वीडियो है वो पूरा फोकस करेगा बिहेवियरल साइंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कैसे कैसे अभी तक हमने पढ़ा है। क्लासिकल थ्योरीज़ के बाद में न्यू क्लासिकल थ्योरीज आई। न्यू क्लासिकल थ्योरीज में हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट बात करता था ह्यूमन एस्पेक्ट को लेके, यानी कि ह्यूमन के रिलेशंस के ऊपर ये फोकस करता था। इससे जो पहले की जो थ्योरीज थी, क्लासिकल थ्योरीज थी, उसमें मनुष्य को, मानव को इतना महत्व नहीं दिया गया था, ह्यूमन एस्पेक्ट को निगलेक्ट किया गया था वहाँ पर। और इसीलिए न्यू क्लासिकल थ्योरीज की नींव रखी थी एल्टन मायो ने। और वहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ह्यूमंस के जो बेसिक नीड्स होती हैं, डेली नीड्स होती हैं, उनको देखना जाना चाहिए और उनकी नीड्स को पूरा करके कोई कंपनी जो है अपने यहाँ पर अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकती है। और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, एक तरफ से कह सकते हैं आप लोग। तो इस वजह से यहाँ पर हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट एक सक्सेस के रूप में सामने आया था और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की वजह से ही हम कह सकते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरीज का जन्म हुआ है। और इसके बाद इसी कड़ी में हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, हमने देखे थे वहाँ पर। और उसी के कॉन्स को टैकल करने के लिए कह सकते हैं बिहेवियरल साइंस अप्रोच को सामने लाया गया है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, The systematic as well as scientific analysis of human behavior lays emphasis on the study of motivation and leadership. एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली है आपके बिहेवियरल साइंस के रूप में, वो है कि आप जब मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ते हैं, लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो बिहेवियरल साइंस के अंदर ही ये सब सारी थ्योरीज आती हैं। मोटिवेशन की थ्योरीज आती हैं, लीडरशिप की थ्योरीज आती हैं, कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन आता है, ग्रुप डायनेमिक्स आता है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का वर्ड एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, एक कंट्रीब्यूटर नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था न्यू क्लासिकल हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया गया था, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें एल्टन मायो का नाम प्रोमिनेंट रूप से आता था। लेकिन यहाँ पर एक नाम बिल्कुल नहीं आ सकता, यहाँ पर कई सारे नाम आते हैं, जैसे अब्राहम एच मास्लो, डगलस मैकग्रेगर, हर्जबर्ग, कुर्ट लेविन, कीथ डेविस। कई जो है थिंकर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बताई गई हैं लीडरशिप की थ्योरीज में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहेवियरल साइंस जो है बहुत ही वाइड एक आपकी जो थ्योरी है और यहाँ पर कई सारी थ्योरीज आती रहती हैं। अभी हम जब आगे मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ेंगे और लीडरशिप की थ्योरीज भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही जान लीजिए कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थी वहाँ पर सिर्फ ह्यूमन के रिलेशंस की बात की जाती थी कि ह्यूमन किस तरह से रिलेशन आपस में बनाएं जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो। लेकिन बिहेवियरल साइंस अप्रोच में कहा गया है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे, सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में स्टडी करेंगे, जिस तरह से हम कि उनके जो बिहेवियर को फोकस कर सकें, उनके बिहेवियर को पर बात कर सकें, उनके बिहेवियर पर स्टडी करके हम निकाल सकें कि किस तरह से बिहेव करेंगे वो वर्क एरिया में और उस वर्क एरिया को किस तरह से वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सकेंगे उनके बिहेवियर को स्टडी करके। ये बात कही गई है। और इसके अलावा कि इसके फीचर्स देख लीजिए, फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो सबसे पहला फीचर वो है ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशियो टेक्निकल सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ सोशल नहीं है, वो सोशल के साथ में टेक्निकल सिस्टम भी है। इसीलिए हम यहाँ पर स्टडी करते हैं बिहेवियर को टेक्निकल रूप से, सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक वे में। ठीक है, तो एम्प्लॉय की जो नीड्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होती हैं, परस्पेक्चुअल क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी बात करी जाती है यहाँ पर। ठीक है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोऑपरेशन होता है, दोनों चीज़ें जो होती है। देखिए, अब अगर इंसान जो होता है, ह्यूमन जो होता है, अब जब किसी जगह पे काम करेगा तो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होते हैं, या फिर कोऑपरेशन होता है, जो मिलजुल के काम करने की चीज़ें होती हैं, दोनों ही इनएविटेबल है, दोनों ही होंगे, नेचुरल हैं। वो चीज़ें साथ में बैठेंगे, काम करेंगे, काम भी करेंगे अच्छे तरीके से और लड़ाई भी करेंगे वहाँ पे। तो दोनों चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, द टू वे कम्युनिकेशन इज़ द ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहा गया कि जो कम्युनिकेशन होता है वो भी टू वे होना चाहिए, यानी कि उधर से भी बात अपनी रखने का जो चांस मिलना चाहिए और उधर से भी बात रखने का जो मौका है वो मिलना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो होता है टू वे होना चाहिए, वहाँ पर फीडबैक भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो टू वे कम्युनिकेशन होगा वो जो होता है लाइफ ब्लड होता है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और गुड ह्यूमन रिलेशंस जो है बिल्डअप होते हैं।
तो ये बात कही गई है यहाँ पर। इट अडॉप्ट द सिस्टम विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं और जिनकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो ये बात कही गई है इसके फीचर में। इसके बाद में हम थोड़ा सा एडवांटेजेस देख लेते हैं और लिमिटेशन देख लेते हैं इसकी इस थ्योरी की। बिहेवियर एट इस थ्योरी ने न्यू इंसाइट दी है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर और मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट इन द फील्ड्स ऑफ मोटिवेशन लीडरशिप। तो ये बात मैंने कही थी अभी कि जो लीडरशिप की थ्योरीज हैं, मोटिवेशन और लीडरशिप की थ्योरीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बताई गई हैं। ये सबसे मेन कंट्रीब्यूशन इस थ्योरी का है, ठीक है। बेसिस ऑफ न्यू मैनेजमेंट डिसिप्लिन कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पर एक और वर्ड लेकर का है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसको आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। तो ये जो वर्ड निकल कर आया है ये इसी थ्योरी की वजह से निकल कर आया है, इस थ्योरी का कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा निकाला गया है। और इंटीग्रेट करता है डिफरेंट फील्ड्स को। यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ वर्क के लिए इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब चीज़ें, ये सारी फील्ड्स मिलकर यहाँ पर इंटीग्रेट करती हैं, ठीक है। तो और इसका जो डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं, लिमिटेशंस कह सकते हैं, ये है यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्फेसिस दिया गया है बिहेवियर के ऊपर। बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ना कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट कमाने के ऊपर। वो इतना जोर नहीं दिया गया जितना ह्यूमन बिहेवियर को दिया गया है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें निगलेक्ट करी गई हैं, कहा गया है इसमें, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है, कहा गया कि एक यूनिवर्सल अप्रोच नहीं, कि हर इंसान का जो बिहेवियर होता है वो डिफर करता है एक दूसरे से। और एक तरह के लोगों को हम स्टडी करके नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया ऐसे ही सोचती होगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और इट फेल्स टू प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, जो मैंने बता कही, ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में फेल होती है। कई बार में आप सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकते हो, बिल्कुल जस्टिफाई करके नहीं दे सकते हो कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही बिहेव करेगा वो इंसान, ठीक है। और ह्यूमन नेचर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वी कांट जज इट इनटू बाइनरी। कहा गया है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को सिर्फ बाइनरी यानी कि 0 या 1 में नहीं देख सकते हैं, बाइनरी आती है। और इसके बाद में थोड़ा कंपैरिजन करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने न्यू क्लासिकल थ्योरीज पढ़ी हैं। तो न्यू क्लासिकल थ्योरीज की दोनों थ्योरीज जो है आपकी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच और बिहेवियरल साइंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये क्या कहता है यहाँ पर, इट कन्फाइंड टू द ह्यूमनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये करता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ह्यूमनाइज करता है, वहाँ पर लोगों की बात करता है, बिल्कुल ठीक। इट एनालाइज कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर सिस्टमेटिकली। यहाँ पर ह्यूमन की बात तो करता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को भी सिस्टमेटिकली स्टडी करने की बात करता है, ठीक है। नैरो इन स्कोप, बिल्कुल ये वाइडर है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी तरीके से सोचते हैं यहाँ पर बिहेवियर के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशियो साइकोलॉजिकल सिस्टम है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, सोशियो टेक्निकल सिस्टम है। सिर्फ साइकोलॉजिकल सिस्टम नहीं है, सोशियो टेक्निकल सिस्टम है। यहाँ पे हम सोशल यानी कि मनुष्य को टेक्निकल रूप में पढ़ाई करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात कही गई है। और स्टडी इंडिविजुअल बिहेवियर की, यहाँ पर स्टडी की जाती है इंडिविजुअल बिहेवियर की, लेकिन यहाँ पर स्टडी की जाती है इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप की भी, ठीक है। ग्रुप डायनामिक्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल्स आर अलाइक, कहता है कि हर एक व्यक्ति एक तरह का होता है, ये बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सिमिलर नहीं हो सकता है, उसकी जो चीज़ें होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं और उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही तरह से डिफरेंट होता है। तो इसमें कहा गया है, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये थ्योरी आपकी ह्यूमन रिलेशन जरूर थोड़ी पुरानी है और बिहेवियरल साइंस जो है वो थोड़ी नई है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं डेवलप्ड है उसकी, ठीक है, उसका ही डेवलपमेंट है ये। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी तरीके से दोनों ही बेस्ट हैं, कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंपैरिजन भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में कुछ है नहीं यहाँ पर। सो थैंक यू गाइज, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।